नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार चौधरी। मैं विगत 5 वर्षों से कैंसर पे काम कर रहा हूँ और अन्य बीमारियों पे भी मैं काम कर रहा हूँ। और आज हम एक पॉडकास्ट लेके आए हैं और उसमें आज वेद हंसराज चौधरी से मुलाकात करेंगे और कैंसर के बारे में, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। आप कैंसर के बारे में कुछ बताइए। ऐसा है डॉक्टर साहब कि कैंसर बीमारी है, ऐसा लोग कहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये सेल्स का डिसऑर्डर है। मतलब बीमारी की जो परिभाषा अब तक संसार में जितने भी डॉक्टर्स हैं या WHO है, वो सबने देखे सम टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, वो चाहे बैक्टीरियल हो, चाहे वायरल हो, चाहे फंगल हो, चाहे किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो। एक दूसरा, बीमारी के लिए अमूमन ये माना जाता है कि जो किसी वातावरण से या किसी दुर्घटना से या किसी और भी किसी कारण अगर कोई व्यक्ति हो गया तो वो कहते भाई आप कहाँ है, हॉस्पिटल में है, तो क्या है कि भाई बीमार है। मतलब सीधा सा ये है कि और सब बीमारियों में एक चीज इंपोर्ट होती है, मतलब बाहर से कोई चीज आयातित होती है, यानी कि शरीर किसी चीज को स्वीकार कर रहा है। जैसे कोरोना में आपने देखा होगा कि वायरस था, हेपेटाइटिस बी में आप देखते हैं कि वायरस है, स्किन डिजीज में भी फंगस है, ट्यूबरक्लोसिस में बैक्टीरिया है, तो है मतलब बाहर से कुछ नहीं कुछ आया। परंतु कैंसर में बाहर से कुछ भी नहीं आया, यानी कि आपकी जो बॉडी सेल है, जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं ने अपना धर्म बदला, इन कोशिकाओं ने अपना DNA चेंज। तो ये कोशिका का DNA चेंज करना, यानी कि अगर मैं ये की दृष्टि से अगर आपको परिभाषित करूं तो ये परिभाषा हुई कि आपके शरीर की कोशिकाओं का अनियंत्रित हो जाना ही कैंसर। और ये अनियंत्रित होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो किसी भी कोशिका का अपना DNA चेंज। DNA बेसिकली कैसे चेंज होता है? जब हम देखते हैं ऐसी कई काम होते हैं, हम क्या टाइम होते हैं? देखो, DNA चेंज होने का पहले तो अपन समझ लेंगे DNA क्या। बेसिकली DNA का मतलब है आपकी कोशिकाओं का गुणधर्म, यानी कि आपके पिताजी के द्वारा और आपकी माताजी के द्वारा जो दोनों की वजह से आपकी जो संतति हुई, तो 33 जो गुणधर्म है वो दोनों तरफ से आए। अब उसमें गुणधर्म, कोशिका का गुणधर्म अगर मैं बात करूं तो उसमें ये होगा कि भाई ये जो किडनी की कोशिका है तो किडनी संबंधी कार्य करेगी, खून की कोशिका है और अगर खून की कोशिका में WBC है तो ये 4 दिन में मरेगी, ये प्लेटलेट सेल है तो ये 18 दिन करीब में मरेगी, ये RBC सेल है तो ये 120 दिन में करीब मर जाएगी। एक ये उसका गुण सूत्र है। दूसरा, सामान्य कोशिका का एक गुण सूत्र है कि सामान्य कोशिका हमेशा कभी भी ट्रैवलिंग नहीं करेगी, मतलब वो जहां पैदा हुई वही रहेगी, जबकि कैंसर सेल ट्रैवलिंग करती है। मैं साथ का साथ ये बताया जा रहा हूं आपको कि पहला गुणधर्म क्या हुआ कि जो कोशिका जहां पैदा हुई वही रहेगी, जबकि कैंसर सेल थ्रू ब्लड के भी और थ्रू कनेक्टिविटी के भी। जैसे उदाहरण होता हूँ, फेफड़े का कैंसर है और वो फेफड़े का कैंसर अगर कुछ दिनों तक मतलब आप में अगर मौजूद रहा तो वो आपके जिस अंग के साथ छुएगा, जैसे किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर हुआ और वो फेफड़े तक चला गया, जैसे किसी व्यक्ति को फेफड़े का कैंसर हुआ और वो उसके ब्रेस्ट तक आ गया। एक तो टचिंग। दूसरा, वो ट्रैवलिंग करेगी, खून के थ्रू ट्रैवलिंग करेगी। इसके विगत पहले मैंने आपको बताया कि उसकी उम्र तय होती है। कैंसर की कोशिका की उम्र नहीं होती, वो अमर हो जाती। वो कहती मैं तो नहीं मरती, मैंने तो मरना ही नहीं, मैं तो अमर हो गई, मैं तो राक्षस हो गई, कंस हो गई, मैं तो रावण हो गई। परंतु मरे रावण भी और कंस भी मरे। तीसरा, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कैंसर में जो आपको एक बड़ा अंतर मैं बताना चाह रहा हूं, जो मल्टीप्लिकेशन है सेल का वो बहुत भयंकर तरीके से है। मतलब एक से कैंसर कोशिकाओं में 1 से 3 है, 3 से 9 है, 9 से 81 है, 81 से 6500 समथिंग है, और ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। जबकि सामान्य कोशिकाएं जो है वो 1 से 2, 1 से 2, ये हुआ उसका DNA। यानी कि सामान्य कोशिका 1 से 2 में कन्वर्ट होगी, जाएगी कहीं नहीं, उम्र पूरी होते ही मर जाएगी।
अब ये जो सामान्य कोशिका थी, इसने अपना धर्म परिवर्तन किया, डीएनए परिवर्तन किया। तो दुनिया में अब तक वैज्ञानिक दृष्टि से जो सबसे बड़ा ज्ञात कारण है वो है ऑक्सीजन की कमी। 1931 में डॉक्टर वारबर्ग जो हुए हैं उनको नोबेल प्राइज मिला है, और उनको इसी सिद्धांत पे मिला है कि अगर 48 आवर्स तक, 50 घंटे तक अगर आपकी कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिले, तो ऑक्सीजन नहीं मिलने की स्थिति में, और वो भी केवल 35% ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि वो गैस चैम्बर में डाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड में ही, या कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड में हो गया, ऐसा नहीं है। कोई भी और दूसरे तरीके की गैसें खूब मिल रही है, परंतु ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो केवल 35% ऑक्सीजन मात्र 50 घंटे तक अगर कमी है, तो जैसे ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि ये जो गहरी गहरी कोल माइंस में जो लोग काम करते हैं उनको कैंसर इसीलिए जाता है क्योंकि वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। जो दिल्ली जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो ये हालांकि ये कोई गौरव का विषय नहीं है, परंतु चिंता का विषय है ये कि मतलब दिल्ली जैसी जगह पे एक सप्ताह तक, 15 दिन तक वो तो ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल बॉटम पर पड़ा रहता है। तो इसका कारण है उन लोगों को ज्यादा, और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को, आप सोचते होंगे कि पहाड़ी क्षेत्र में तो यार लोगों को बहुत अच्छी ऑक्सीजन होती है, बहुत अच्छे पेड़ पौधे होते हैं, साहब ये गलतफहमी है। वहाँ कभी कभी एक सीजन विशेष में कई दिनों तक ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसीलिए पहाड़ में कैंसर हो रहा है। तो ये एक कई तकनीकी मतलब ऐसे कई कारण है। और सबसे बड़ी बात है जो केमिकल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कैंसर। तो मतलब प्रदूषण, अपन जिसको मान सकते हैं कि प्रदूषण के कारण भी कैंसर बढ़ रहा है लोगों में। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने सही प्रश्न है आपका, और बहुत वैल्यूबल क्वेश्चन है, बहुत वजनदार प्रश्न है कि प्रदूषण जो शब्द है वो प्रदूषण वायु का भी है, वो प्रदूषण जल का भी है, वो प्रदूषण अन्न का भी है, वो प्रदूषण सब्जियों का भी है, और वो प्रदूषण खाए जाने वाले तेल का भी है, और वो प्रदूषण खाए जाने वाले नमक का भी है। यानी कि दूषित, और प्रदूषण का मतलब वो पराकाष्ठा उसके दूषण की, मतलब वो दूषित तो है परंतु भयंकर दूषित है। मतलब प्रदूषण शब्द का व्याकरण से अर्थ होता है कि एक निश्चित मात्रा से भी ज्यादा, मतलब अतिरिक्त वो खराब है। अब आपके प्रश्न का मूल उत्तर ये है कि समुद्र का सफेद नमक, उसमें कई ऐसे कार्सिनोजेनिक कंटेंट्स हैं जो जैसे मरकरी है, जैसे जेड है, जैसे जिंक है, जैसे डीडीटी है, बीएससी है, ये है तो प्रदूषण है। हवा में प्रदूषण है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जितनी भी गैस है ये हवा में है। अब आइए आप जल पे, मतलब कई क्षेत्रों का जो जल है वो पीने योग्य तो नहीं है, परंतु अगर उसको सही मापदंडों में देखे जाए तो वो जहर है, परंतु उसके लोग पी रहे, फ्लोराइड बहुत ज्यादा। यानी कि पानी द्वारा, हवा द्वारा, खाद्यान्न आहार द्वारा या श्वास द्वारा, इन सभी में एक कोशिका को आदर्श स्थितियों में जीवित रहने के लिए या अपने प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, मिनरल को, फैट को, इन सब को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए जितनी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए उतनी पर्याप्त मात्रा की ऑक्सीजन नहीं मिलना पहला कारण। और दूसरा ये जो मैंने चीजें बताई, आपका समुद्र का सफेद नमक, आपका सेंधा नमक खाइए, समुद्र का नमक खाने की जरूरत नहीं है, हम समाधान दे, आयुर्वेद समाधान देता है। आयुर्वेद किसी समस्या को खड़ा करके छोड़ नहीं देता। जैसे रिफाइंड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल में बहुत सारे केमिकल है, भयंकर तरीके से उसके अंदर मतलब कार्सिनोजेनिक कंटेंट्स हैं, 17 तरह के केमिकल है उसमें। तो इन 17 केमिकलों से बचने का एक ही इलाज है कि आप जिस क्षेत्र के रहने वाले, जिस रीजन के रहने वाले, आप उस रीजन में जो ऑयल क्रॉप पैदा होती है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, उत्तर प्रदेश और बिहार का और हरियाणा का कोई व्यक्ति है तो वो सरसों का पिलवा ले, तो गाने में निकलवा ले, वो चाहे बैल से चलता हो, चाहे मोटरसाइकिल से चलता हो, चाहे मशीन बिजली से चलता हो, वो तेल निकलवा के उसको खा। कच्ची गाड़ी का तेल, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा ना, कच्ची गाड़ी का तेल। यानी कि कच्ची गाड़ी का मतलब जो बड़ा इंडस्ट्री में बॉयल हो रहा है या उनमें से जो तेल निकाला जा रहा है, एक्चुअली में उनके अंदर सभी के अंदर रिफाइंड ऑयल मिला है। ऑयल की बात आई तो जहाँ तक जैसे पाम ऑयल है जी, ये कितना क्या नुकसानदायक है, या फिर ये देखो ऐसा है, अगर प्योर पाम है तो वो किसी के लिए नुकसानदायक नहीं। मतलब प्योर पाम ऑयल अगर कोई खा रहा है तो बेसिकली प्योर पाम जो पाम है क्या, खजूर
जिससे मैं, क्योंकि मैं बॉटनी का बंदा भी हूँ, तो खजूर के बाहर वाले छिलके को छोड़ के अंदर जो गुठली होती है, वो गुठली में तेल होता है, तो वो तेल निकाला जाता है। एग्जैक्टली पाम वो है, मतलब जैसे बहुत अलग अलग तरह के डेजर्ट पाम है, ऑयल पाम है, ये जो पाम ऑयल जिसको हम कहते हैं वो ऑयल पाम का प्लांट है बेसिकली वो। तो ये जो पाम, केवल अकेला पाम बिल्कुल नुकसानप्रद नहीं है, परंतु अकेला पाम दिया ही नहीं जाता है, क्योंकि अकेला पाम बहुत सस्ता है। तो मैं इसको स्ट्रेटेजिकली समझाना चाहूँगा कि अगर आप अकेला सिंगल पाम खरीदना चाहेंगे, पाम ऑयल, तो आपको 100-150 रुपये लीटर में मिल जाएगा। उसी पाम को अगर काऊ फैट के साथ में, डॉग फैट के साथ में, फिश फैट के साथ में, हाँ ये हो रहा है रिफाइंड ऑयल में, ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ और सबूतों के साथ कह रहा हूँ, मतलब इन सब के गाय की चर्बी, भैंस की चर्बी, कुत्ते की चर्बी, मछली की चर्बी, ये चर्बियाँ पड़ जाती है 40-45 रुपये किलो। तो 45 रुपये किलो की चर्बी में 150 रुपये लीटर का पाम मिला दिया और बाजार में उसको आराम से 150, क्यों उधर 40 का 150 हो गया। तो इसलिए अकेला पाम नुकसानप्रद नहीं है, परंतु ये जो पाम ऑयल जब मिला के रिफाइंड ऑयल में जब मिला दिया जाता है तो उसका वो मेजर कंटेंट नहीं है, वो माइनर कंटेंट है, परंतु वो लिखने के लिए तैयार है, या उनका कभी कोई केमिकल टेस्ट हो तो वो कह सकते हैं कि इसमें एक चीज़ वेजिटेबल। ये बड़ा खेल ये है कि वो वेरीफाई करने के लिए कोर्ट में उस केस को जीतने के लिए वो कहते हैं कि सब ये वेजिटेबल ऑयल, जबकि सच्चाई ये है कि वो वेजिटेबल नहीं है। काऊ फैट और फिश फैट वो वेजिटेबल नहीं। दूसरा हो गया। तीसरा जो आपका मूल प्रश्न था, उस मूल प्रश्न का उत्तर ये है कि जब तक व्यक्ति प्रदूषण से परे नहीं हो, जब तक व्यक्ति खाना खुराक अपना शुद्ध पूरा गांव के में जिस तरीके से परिमार्जित किया जाता है, बोया जाता है, काटा जाता है, और एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, कि आजकल जो लोग बाग है ना, ऑर्गेनिक के नाम पे भी बहुत बड़ा गफला कर, मतलब जिसकी अच्छी पैकिंग वो ऑर्गेनिक हो गया, जिस पे लिख दिया ऑर्गेनिक वो ऑर्गेनिक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं किसान भी हूं तो मुझे मालूम है कि ऑर्गेनिक की जो WHO की जो डेफिनेशन है वो ये कि 14 वर्ष तक आपके खेत में, जैसे आज आपने DAP डाल दिया या यूरिया डाल दिया या पेस्टिसाइड यूज किया या फंजीसाइड यूज किया या हर्बिसाइड यूज किया, उसमें 14 वर्ष तक ये यूज ना करें आप, कंटिन्यू 14 वर्ष तक, और फिर उसमें लगातार फसलें भी बोते रहे, और फिर उसमें 2 साल छोड़ के 1 साल उसको पड़त रखें, तब वो उस खेत में जो उत्पादन होगा वो ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक खाने वालों को तो कभी कैंसर होता नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि खाना खुराक एक इतनी अच्छी चीज है कि अगर उस पर पालन करे तो व्यक्ति कैंसर से बहुत आसानी से बच सकता है। जैसे कि आजकल न्यूज के अंदर आता है कि प्लास्टिक बहुत यूज हो रही है, तो उस प्लास्टिक से भी कैंसर ज्यादा होने के चांस हो रहे हैं। तो प्लास्टिक किस रूप में मनुष्य के शरीर में जा रहा है? एक्जैक्टली माइक्रो प्लास्टिक जो है, माइक्रो का मतलब ये होता है कि इतना छोटा कण कि जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखा जाए, माइक्रोस्कोप। तो इतने छोटे छोटे कण, ये अभी एक सर्वे हुई है, ये पूरे विश्व में हुई है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हवा में माइक्रोप्लास्टिक है, पानी में माइक्रोप्लास्टिक है, अनाज में माइक्रोप्लास्टिक है, तेल में माइक्रोप्लास्टिक है, यहाँ तक तो सामान्य है, परंतु सर्वाधिक जो माइक्रोप्लास्टिक है वो नमक के अंदर है और चीनी के अंदर है। यानी कि जो भी प्रोसेस्ड सॉल्ट है उसके अंदर माइक्रोप्लास्टिक बहुत अधिक मात्रा में है। और मैं हालांकि दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं कह सकता हूँ आपको कि जो सेंधा नमक है, जो हिमालयन सॉल्ट है, उसमें मिनिमाइज है। अगर वो पिसा हुआ है तो मत लीजिए आप, उसको बड़ा सा ढेला लाइए, उसको तोड़िए, क्रश करिए, तो फिर बना लीजिए, वो उसमें 0 माइक्रोप्लास्टिक उसमें नहीं मिलेगा, परंतु प्रोसेस्ड है तो मिलेगा शक्कर में। और इसका मैं आपको बताना चाहूंगा कि 89 मतलब करीब 90 मोटा मोटी 90 पकड़ लीजिए, 90 माइक्रोप्लास्टिक के टुकड़े, मतलब आपका 1 टीस्पून जितना, यानी कि मोटा मोटी 10 ग्राम पकड़ ले आप, एक टेबल स्पून जो है 10 ग्राम, उसके अंदर इतने मतलब छोटे 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 टुकड़े माइक्रोप्लास्टिक पाया गया। और आपके शक्कर में करीब 63 के आसपास में माइक्रोप्लास्टिक का मतलब इतना मिला। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदार संस्थाओं ने सर्वे की है, मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूँ। और जैसे डॉक्टर जो आशुतोष जी जो है वो इंडिया के बहुत माने हुए कैंसर सर्जन है, उन्होंने इस बात को उठाया है
और जो कई बड़े बड़े जो पर्यावरणविद है वो इस बात को उठा रहेगा, अगर हमने इस प्लास्टिक से हम नहीं बचे, अब वो जाता कैसे है? वो फेफड़े से भी जाता है, हवा से भी, आप खाना खा रहे हैं उससे भी जाता है, तो वो करता क्या? वो क्या करता है एक्चुअली खून में घुल जाता है। तो खून में घुलने के बाद में वो क्या करता है कि खून की जो सामान्य कोशिकाएं हैं उनको, उनकी स्पीड को रोकता है, तो फिर आपको ब्लड प्रेशर होता है। आपका जो पाचन क्रिया का, जो आपके बॉडी का जो हार्मोन्स की वजह से जो पाचन हो रहा है उसको, हार्मोन्स को वो डिस्टर्ब करता है, तो आपका पाचन गड़बड़ हो जाता है। और यहां तक तो ठीक है, परंतु हमेशा एक चीज और होती है कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का बायोलॉजिकल चेंज जब भी आता है तो वो माइक्रोप्लास्टिक के छोटे छोटे कण मिलके और एक बड़े कण के रूप में आपस में दूसरी आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को, इनको मिलाने लग जाता है, यानी कि जिसको क्लॉट्स कहते हैं, छोटे छोटे क्लॉट्स बनाने लग जाते हैं। और वो क्लॉट एक दिन व्यक्ति के लिए तो कैंसर होने का भी कारण बनता है, क्योंकि वो उसमें कोशिका में चला गया ये माइक्रोप्लास्टिक। तो वो कोशिका तो समझ रही है प्रोटीन है, कोशिका तो समझ रही है मिनरल है, ये फैट है, ये विटामिन है, जबकि वो है माइक्रोप्लास्टिक है। तो उसका डीएनए चेंज करेगा ना, वो सामान्य सी बात है। डीएनए का मतलब सीधा सीधा हो गया कि माइक्रोप्लास्टिक भी कैंसर पैदा करने के लिए और किडनी, पॉलिस्टिक किडनी या और भी जो बीमारी है उसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है, और कैंसर के लिए तो बहुत ही बोला अत्यंत जिम्मेदार है। और अपन आयुर्वेद के अंदर इसका रोकथाम या फिर आयुर्वेद में अपने क्या कर रहे हैं कि जो लोगों को इससे बचाया जा सके? आयुर्वेद डॉक्टर साहब 5,500 साल पुराने चिकित्सक, और आयुर्वेद के पुराने जो ग्रंथ है उसमें अर्बुद का उल्लेख, अर्बुद का मतलब होता है ट्यूमर, और उसमें कर्करा का उल्लेख। और आयुर्वेद तो यहाँ तक भी कहता है कि मतलब ये इसका जो मूल ओरिजिन है, जो कैंसर पैदा का जो मूल कारण है, वो भी उसके पीछे भी वात, पित्त और कफ अपना सिद्धांत काम है। यानी प्रथम सिद्धांत जो वात से संबंधित भी होता है, फिर पित्त से होता है, फिर कफ से होता है। और तो कैंसर जो है वो पित्त प्रधान, मतलब पित्त जब भी गड़बड़ होगा तो वो होगा, उसका पाचन सिस्टम गड़बड़ होगा, या वो चीजें जो बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक्स जो जा रहे हैं वो अगर उसकी मात्रा ज्यादा बढ़ गई और उसके साथ में पित्त ने भी मदद की, तो आयुर्वेद व्यक्ति को वात, पित्त, कफ को संतुलित करना चाहिए, पहली बात। दूसरा, कैंसर है क्या? ट्यूमर है, ट्यूमर में स्वेलिंग आती है, सोजिश आएगी, तो सोजिश को कम करने के लिए गूलर जैसे वृक्ष है, गिलोय जैसे वृक्ष है, वनस्पति है, मतलब वो दी जाती। अब दूसरा क्या, आज का आयुर्वेद वो आयुर्वेद नहीं रहा। ऋषि मुनियों के जमाने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पुराने जमाने का ऋषि मुनियों का आयुर्वेद बहुत कमजोर था, वो मजबूत था, इसीलिए आज आयुर्वेद मजबूत है। यानी कि नींव, फाउंडेशन आयुर्वेद की महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि डैलन और ये जितने महर्षि हुए, इनकी वजह से आयुर्वेद की नींव जो है, फाउंडेशन है, वो बहुत मजबूत है। तो इन्होंने 5 सिद्धांत दिए बड़े बड़े। पहला, मृत कोशिकाओं को शरीर से हटा, ठीक, उसके लिए लंघन एक बहुत अच्छी विधि है। आयुर्वेद लंघन पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, उपवास जिसे कहा जाएगा। दूसरा सिद्धांत है स्वेलिंग को कम किया जाए, तो स्वेलिंग कम करने के लिए नीम, गिलोय और ये इस तरीके की चीजें दी जाती है। तीसरा आयुर्वेद सिद्धांत देता है कि आपका जो आहार है उससे जो आप जो भी आहार लेते हैं, रस जो बनता है आपका, उससे रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से चर्बी, चर्बी से हड्डी, अस्थि और ओज तक जो ये पूरा सप्त धातु का जो सिद्धांत देता है वो ठीक करता है। तो यानी कि आयुर्वेद स्तर बाय स्तर मतलब कैंसर को ठीक करता है। परंतु आज का जो आधुनिक आयुर्वेद है वो अब इसमें और काम करने लगा। वो ये करने लगा कि जैसे उदाहरण के लिए एलोपैथी के जो आपको सुन के सुखद आश्चर्य होगा, ये एलोपैथी में जैसे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो दिया जा रहा है वो आपकी 27वां में है, उसको विंकार दिया उसका नाम। जैसे कर्क्यूमिन दिया जा रहा है एलोपैथी में, वो सब केमिकल फॉर्म में दिया जा रहा है। इधर जो आपकी हल्दी है, हल्दी के अंदर कर्क्यूमिन, और गांठ हल्दी में तो 3 से 4% तक कर्क्यूमिन है। तो ये चीजें आज का आयुर्वेद है, और श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान इन चीजों की रिसर्च पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है। और इन जड़ी बूटियों से, किसी पेड़ के पत्तों से, किसी पेड़ की जड़ से, किसी पेड़ की छाल से, किसी औषधीय पौधे के फली से, मतलब ये सब करके एक पूरा वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक सिस्टम से औषधि निर्माण करके कैंसर किट, कैंसर कीमो, ये 2 औषधियां बिल्कुल प्रत्येक रोगी को बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है।
और बाकी उसके अलावा जैसे रक्त शोधन है, फेफड़े का कैंसर है तो कफ खांसी है, या किडनी का कैंसर है तो किडनी है, तो इसके नाम से इस तरीके से जो औषधियाँ दी जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ एक आयुर्वेद का विद्यार्थी होने के नाते कि आयुर्वेद आज की तारीख में, मैं किसी भी चिकित्सा पद्धति की बुराई नहीं कर रहा हूँ, परंतु अगर श्रेष्ठतम शब्द अगर काम में लिया जाए तो कैंसर चिकित्सा के लिए श्रेष्ठतम अगर कोई चिकित्सा पद्धति है तो वो आयुर्वेद है। क्योंकि आयुर्वेद का जो प्राण है वो आहार है, विचार है और विहार है, और ये तीनों ही चीजें आयुर्वेद की कसौटी पे जो है वो लोग बाग यहाँ परहेज पूरा कर रहे हैं, समय पे औषधि ले रहे हैं, और आस्था उनकी कैंसर के को खत्म करने के लिए आयुर्वेद के प्रति है। तो इसलिए जो आयुर्वेद है वो बहुत सशक्त है, ताकत। जैसे आपने बताया कि कैंसर पेशेंट को हम 2 दवाई बिल्कुल फ्री देते हैं, तो लगभग आप कितने साल से कैंसर पे काम कर रहे हो, कितने पेशेंट को लगभग आपने दवाई? मतलब ये है कि 2014 में इसकी नवग्रह आश्रम की स्थापना हुई थी, तो 2014 से ही हम ये दोनों औषधियाँ निःशुल्क दे रहे हैं। और लगभग कितने रोगी देख लिए तो ये मोटा मोटी आप देखिए कि ये कोविड से पहले तक तो आश्रम पे मोटा मोटी 10,000 पेशेंट प्रति माह, ठीक है, तो 1 साल के हुए करीब 1.25 लाख के आसपास मोटा मोटी। तो ये तो कोई पार ही नहीं है। और अब कोविड के बाद अभी भी करीब मोटा मोटी आप ये मान के चले कि करीब 400 पेशेंट प्रति सप्ताह अभी भी, आज जो वर्तमान स्थिति है, जो कि सरकारें भी अपनी बिल्कुल निःशुल्क चिकित्साएं कर रखी है और हेल्थ इंश्योरेंस भी है, पर वो सभी एलोपैथी की तरफ। तो उतना होने के बाद में भी मोटा मोटी 400 को अगर अपन 500 पकड़े, क्योंकि सप्ताह के और दिनों में जो लोग आते हैं, तो 1 महीने के करीब 2,500 पेशेंट अभी भी होते हैं। तो ये कोविड के बाद में 2,500 पेशेंट प्रति माह ये भी आ रहे हैं। और आपको ये जानकारी देता चलूँ मैं इस पॉडकास्ट में कि यहाँ पर आयुर्वेद के निष्णात चिकित्सक भी रोगी देखते हैं, और मैं भी, मेरे को जो आयुर्वेद का, मैं चूँकि आयुर्वेद योगा एंड पंचकर्मा में होल्डर हूँ, और मैंने जितना कैंसर पे रिसर्च किया वो मेरी जानकारी को भी मैं लोगों को कैंसर क्लास के माध्यम से बताता हूँ। और यहाँ की जो पूरी टीम है डॉक्टर्स की, और यहाँ के रिसर्चर की, और यहाँ के जो वॉलंटियर्स की, वो सभी मिल के मतलब कैंसर की कमर तोड़ने के लिए एक सशक्त सेना है, मैं ये कह सकता हूँ। यानी कि मैं सभी मित्रों को और डॉक्टर्स को और इनको सबको कहता हूँ ये एक कैंसर आर्मी है, जिसमें मेरे जो डॉक्टर हैं वो कर्नल हैं, मैं मेजर हूँ, और मेरे नीचे जितने भी हैं वो सूबेदार हैं। मतलब एक तरह से कैंसर के खिलाफ लड़ने वाली एक सेना है। और हमारे जो हथियार हैं वो हरी वनस्पतियाँ हैं, मतलब हमारी LNG मशीन गन या हमारे जो गोले बारूद है वो हमारी प्रकृति जो देती है, जैसे सदा स्वागिन है, गूलर है, गिलोय है, करक्यूमिन है, हल्दी है, ये हमारे अस्तित्व। तो बेसिकली कास्ट औषधि पे ही डिपेंड अपन आयुर्वेद के अंदर ये। जी बिल्कुल, ये आपका सही कहना है कि जो एक्चुअली क्या है कि आयुर्वेद में मतलब क्वाथ को प्राण मानना है। आयुर्वेद का अगर कोई प्राण है, जैसे किसी मनुष्य के शरीर से प्राण निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। तो आयुर्वेद की जो महर्षि चरक ने जो परिभाषित किया इसको, उसमें उन्होंने कहा कि इसका जो प्राण है वो क्वाथ है, ठीक। और दूसरे नंबर पे अगर काष्ठ औषधि का मतलब होता है जो वनस्पति से मिली हुई सूखी जो औषधि है वो काष्ठ का मतलब लकड़ी होता है। मतलब किसी भी लकड़ी का मतलब पत्ता भी सूख गया तो वो आयुर्वेद की परिभाषा में वो भी लकड़ी है, कोई बीज भी सूखा हुआ है तो वो भी लकड़ी है, मतलब काष्ठ औषधि। तो उससे उबाल के काढ़ा बनाया जाता है, और हम इन काष्ठ औषधियों का केवल मिश्रण करके एक निश्चित सूत्र के तहत और देते हैं, लोग बाग लेके जाते हैं, उसको उबालते हैं, काढ़ा बनाते हैं, और काढ़ा बना के जब वो लेते हैं तो उनकी बॉडी में पूरा ppm के हिसाब से, पार्ट पर मिलियन के हिसाब से उनको हमने मात्रा तय कर रखी है। उससे दूसरा हम आयुर्वेद कहता है स्वरस, तो हम हरे पत्तों का जूस, क्योंकि आज आधुनिक भाषा बोलनी पड़ती है, मैं आज स्वरस में कोई आदमी ज्यादा नहीं समझ पाएगा, तो उसके लिए हमने एक तरीका कर रखा है कि जो कुछ पर्टिकुलर पौधे हैं जिनके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है, उस एंटी कैंसर प्रॉपर्टी का जूस सुबह पहले बना के रोगी पीता है किसी अन्य जूस के साथ मिला के, जो उसके लिए रुचिकर है, तो वो उसको बहुत फायदा करता है। और बाकी जो कुछ चीजें हैं जैसे व्यायाम है, प्राणायाम है, जैसे शहद है, जैसे हल्दी है, और जैसे A2 मिल्क का जो कंसेप्ट है,
बकरी का दूध है, फिर भेड़ का दूध है, ऊँटनी का दूध है, फिर देसी गाय का दूध है। ये इस तरीके से इन चीज़ों को भी लेने से मतलब रोगी को, और जो अब तक सबसे विशेष बात मैं बताना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के अंत में, और ये मैं मुझे बताते हुए बड़ा गर्व भी है कि नवग्रह आश्रम पर नोबेल प्राइज लेवल पे काम किया जाता है। बड़े यानी कि दुनिया में अब तक जितने नोबेल प्राइज मिले, 2018 में मिला, 2019 में मिला, 2022 में मिला और 1931 में मिला, और ये मतलब जितने अब तक नोबेल प्राइज मिले, हम सब ने उस पर बाकायदा उसके अकॉर्डिंग हमारी चिकित्सा पद्धति को मतलब डेवलप किए हुए हैं, और हम अपग्रेड रहता है, अपडेट रहता है और अप टू डेट। धन्यवाद सर, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके उस कैंसर के बारे में जान के। तो अगले नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे दूसरी बीमारी के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।